मैं सभी श्रोताओं को ये जानकारी देना चाहूंगा कि आज का ये जो पूरा कार्यक्रम है, जो पूरा सत्र है, ये 2 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला भाग जो है वो विशेष आपकी रुचि वाला भाग है, जिसमें प्रोफेसर वर्मा हम सबको ये बताने वाले हैं कि एक युवा अध्यापक से शुरू करके पद्मश्री तक की यात्रा जो उन्होंने तय की है, इस बीच में उनके क्या खट्टे-मीठे अनुभव रहे, क्या उनको कहना चाहिए कि कहना चाहिए वो हमसे क्या साझा करना चाहेंगे? क्योंकि ये विवेक उत्सव है, युवाओं का कार्यक्रम चल रहा है। तो सबसे पहला तो ये बड़ा आप लोगों के लिए विशेष रुचि वाला हिस्सा है और इसके बाद जो दूसरा भाग है वो थोड़ा गंभीर है लेकिन बहुत आवश्यक है। वो है प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण और भारतीय युवा। आज युवा प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे जुड़ा हुआ है। तो मैं सर से सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है, जिसका मुझे लगता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है कि एक युवा अध्यापक से लेकर आपने पटना साइंस कॉलेज से अपनी यात्रा शुरू की, वहां से शुरू करके और आईआईटी प्रोफेसर से रिटायर होने तक एक जबरदस्त लेखक होने तक आपकी जो यात्रा है उसमें क्या उतार चढ़ाव रहे, क्या रहे और आज आप युवाओं से क्या साझा करना चाहेंगे? धन्यवाद रितेश जी और तुर्यनाथ की सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि इतना बड़ा एक संगठन, इतना बड़ा प्रयास देश में कहीं पर चल रहा है अपनी भाषा हिंदी को लेकर के, तो ये बहुत ही आनंद का विषय है मेरे लिए खास करके, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि ये फिजिक्स के प्रोफेसर कम और हिंदी के प्रोफेसर ज्यादा लगते हैं। कई बार मेरे जो YouTube वीडियोस पर कमेंट्स में पढ़ता हूँ तो इस तरह की चीजें कई बार सुनने को मिलती हैं। तो हिंदी में मेरी बहुत विशेष रुचि है और हिंदी के प्रति जो श्रद्धा मेरी जागृत हुई, मैं थोड़ी सी उसकी कहानी कहना चाहूंगा, क्योंकि बात हिंदी की चल गई है, पहले से नहीं सोचा हुआ था मैंने। तो जो आपने एक मेरे को टाइम पीरियड दिया है कि प्राध्यापक होने से लेकर के और पद्मश्री तक, उसके मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। मैं उस समय क्लास 11th जिसको आजकल कहते हैं, उस समय में प्री यूनिवर्सिटी कहलाती थी पटना यूनिवर्सिटी में। ये 1969 की बात कर रहा हूँ, 1969 की बात कर रहा हूँ। और वहां पर जब मेरा एडमिशन हुआ और मैंने वहां पे पढ़ना शुरू किया पटना साइंस कॉलेज में, तो हिंदी की भी क्लासेस होती थी। हिंदी भी हमारा एक विषय था 5 विषयों में से। और हमारे जो प्राध्यापक थे आदरणीय श्री जगदीश नारायण चौबे जी, वो हमें पढ़ाया करते थे और जो पाठ्य पुस्तक थी जिसको पढ़ना होता था उसमें वो थी रश्मि रथी, दिनकर जी की लिखी हुई। तो वो बहुत जबरदस्त पकड़ थी उनकी भाषा पर भी और संवाद पर भी। तो उन्होंने जो पढ़ाया, तो रश्मि रथी लगभग कोर्स खत्म होने के पहले मैंने कर्ण के व्यक्तित्व को लेकर के और कुछ 3-4 पेजों का एक आलेख तैयार किया। वो किसी भी इसका हिस्सा नहीं था, होम असाइनमेंट का या परीक्षा का या ऐसा कुछ भी नहीं था, उन्होंने कोई टास्क नहीं दिया था हमें, लेकिन फिर भी मैंने वो तैयार किया और उनको ले जा करके मैंने उनके सामने में रखा। और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है पटना साइंस कॉलेज के जो मुख्य द्वार है उसके ठीक सामने एक वरांडा है खूब बड़ा सा, जिसके बाद फिर बिल्डिंग शुरू होती है और गोल गोल खंभे हैं। एक गोल खंभे के सहारे वो खड़े हुए थे धूप में, सर्दियों का समय था, और वहीं पर मैंने उनको ले जा करके ये बताया कि मैंने ऐसे ऐसे कुछ लिखा है, अगर आप इसको देखना चाहें तो। उसके पहले थोड़ी सी एक और पीछे की भी बात बता दूं मैं, कि उसी महाविद्यालय में मेरे बड़े भैया देवी प्रसाद वर्मा जी, वो गणित के प्रोफेसर थे, मुझसे 18 साल बड़े हैं। तो जब मेरा एडमिशन वहां हो रहा था, उस समय में हम दोनों ने मिलकर के ये तय किया था कि हम कहीं भी इस बात को जग जाहिर नहीं होने देंगे कि मेरा आपका कोई पारिवारिक संबंध है। मैं एक विद्यार्थी की भांति रहूंगा, एक प्रोफेसर के भाई की भांति नहीं रहूंगा। तो ये मेरा उनका आग्रह था कि मुझको एक स्वतंत्र रूप से रहना है। तो आप कभी भी किसी को ये नहीं बताएंगे कि मेरा छोटा भाई यहाँ पढ़ता है और उसका ये नाम है, और मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा कि मेरे बड़े भैया यहाँ प्रोफेसर हैं। तो ये हमारी उनकी डील थी, ये एक पीछे की भूमिका ध्यान में रखेंगे।
तो रश्मि रथी के आधार पर कर्ण के व्यक्तित्व पर लिखा हुआ वो आलेख चौबे जी ने हाथ में लिया और वहीं पर उस खंभे के सहारे खड़े होकर उसको पढ़ना शुरू किया। वो 3-4 पेज लिखा होगा मैंने, बड़े पन्ने जिसको फुल स्केप कहते हैं। कोई, मुझे लगता है शायद एक पृष्ठ उन्होंने पढ़ा होगा और उसके बाद उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया कि देवी बाबू से तुम्हारा कुछ रिश्ता है क्या? और मैं बिल्कुल भौचक रह गया कि इनको कैसे पता चल गया, कि किसने बता दिया, क्योंकि यहाँ तो पूरे पूरे परिसर में इसको बहुत ही गोपनीय रखा गया था। ये इन तक कैसे पहुंच गई बात कि देवी बाबू से? तो मैंने बिल्कुल भी समय नहीं लेते हुए और अपने आप को एकदम से ही क्षणिक रूप में ही तैयार कर लिया उत्तर देने के लिए। और मैंने बड़े स्वाभाविक उससे कहा, हाँ है ना, रिश्ता है ना, वो मेरे गणित के प्रोफेसर हैं, वो मुझे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाते हैं और मैं उनका शिष्य हूँ। तो अच्छा अच्छा ऐसा कह करके उन्होंने फिर से पढ़ना शुरू किया उसके आगे। लेकिन थोड़ी दूर और पढ़ने के बाद, शायद दूसरे पेज पे रहे होंगे, उन्होंने और भी सटीक प्रश्न दागा कि देवी बाबू और आप लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं क्या? अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं बचा था उनको घुमाने का। जी। और मुझे उनको बताना पड़ा कि वो मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन बहुत उत्सुकता से मैंने पूछा कि आपको किसने बताया? कैसे पता चला? उस समय मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि वो मेरी भाषा को पढ़ करके, जी। और चूंकि स्टाफ रूम एक ही था, हिंदी विभाग के शिक्षक और अंग्रेजी विभाग के शिक्षक और गणित विभाग के शिक्षक, इन तीनों के लिए एक सिंगल अकेला वो स्टाफ रूम था। तो वहां पे सब बैठते थे, एक दूसरे की भाषा सुनते थे और मेरे लिखे हुए को पढ़ करके, मेरी वाक्य रचना को देख करके, मेरे शब्दों के चयन को देख करके, मेरी जो सातत्य उसके अंदर उनको नजर आया वो देख करके, और वहां से उन्होंने पकड़ लिया। पढ़ लिया कि देवी बाबू का और इसका कुछ जरूर गहरा रिश्ता है। जी और सर। तब से मुझे इतना उनके प्रति तो श्रद्धा बहुत बढ़ी ही बढ़ी, हिंदी भाषा के प्रति भी श्रद्धा वहां से उपजी। पहले से भी थी ही, तभी तो मैंने वो आलेख तैयार किया था, लेकिन उसने बिल्कुल उसको पक्का कर दिया कि हिंदी भाषा में या शायद किसी भी भाषा के अंदर में इतनी सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य, वो आधार कार्ड का फिंगरप्रिंट है वो। कि मेरे लिखे हुए और 2-4 पैराग्राफ पढ़ करके और मेरे परिवार का इतिहास मालूम हो जाए, लोगों के एक दूसरे के साथ में क्या संबंध है, किसने किसके साथ में कैसा समय बिताया होगा, कौन परिवार का होगा, कौन परिवार का नहीं होगा, इतनी सामर्थ्य भाषा के अंदर में है। भाषा की। तो फिर वो भाषा के प्रति मेरा बहुत ही, उसके बाद मेरी श्रद्धा उमड़ी और हमेशा मैंने बहुत आदर किया भाषा को। और दूसरा इसलिए भी, जैसे जैसे शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों के साथ में संवाद स्थापित करना पड़ा, तो ये एकदम समझ में आया कि मैं फिजिक्स पढ़ूं, केमिस्ट्री पढ़ूं, बायोलॉजी पढ़ूं, सोशियोलॉजी पढ़ूं, इकोनॉमिक्स पढ़ूं, फिलॉसफी पढ़ूं, मैं वकील बनूं, डॉक्टर करूं, कुछ भी करूं, भाषा वो तो मेरा हमेशा उसकी हमें जरूरत होगी, उसी के माध्यम से ही हम कुछ भी कर सकते हैं। जी। और आज अगर शिक्षा के समय में, शिक्षण के समय में अगर एक बहुत बड़ी परेशानी होती है, जो मेरा अपना अनुभव रहा इतने वर्षों का, कि विद्यार्थी के मन में जो प्रश्न आते हैं, जो संदेह उत्पन्न होते हैं, नहीं समझ में कुछ आया जो उनके प्राध्यापक ने कहा, तो उन प्रश्नों को प्राध्यापक तक पहुंचाने के लिए जो भाषा की आवश्यकता है, उस भाषा पर चूंकि उस विद्यार्थी का अधिकार नहीं हो रहा है, जी। उस भाषा के साथ उसकी उतनी दोस्ती नहीं बनी हुई है, तो वो अपने मन की उलझन को अपने प्राध्यापक तक पहुंचा ही नहीं पाता है, उसके लिए उसकी वो रचना नहीं कर पाता है, और वो रचना करने के लिए उसके पास समय भी नहीं होता। जो इसके पहले, ऑनलाइन के पहले जो फेस टू फेस क्लासरूम का की व्यवस्था है,
तो उसके अंदर में तो लगातार प्राध्यापक तो अपना प्रवचन देते चले जा रहे हैं, लगातार लगातार लगातार। तो उसके पास समय भी नहीं होता कि थोड़ा सा रुक करके अपने वाक्यों की रचना कर ले, और इसलिए वो उलझन बनी ही रह जाती है। बहुत जी। बड़ा एक बड़ी समस्या है। और हमारे जो शिक्षक होते हैं, अगर किसी विद्यार्थी ने कुछ पूछ ही लिया, तो अब उनके पास भी समस्या है कि उनकी भी भाषा के ऊपर जाने कितनी पकड़ है। फिजिक्स के प्रोफेसर अगर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर अगर हैं, जी। तो भाषा के ऊपर कितनी पकड़ है पता नहीं। तो इसलिए उस विद्यार्थी के कहे हुए वाक्यों का वही अर्थ वो निकालेंगे जो उस विद्यार्थी के मन में था, इसमें भी बड़ा संदेह रहता है। जी। तो कई बार शिक्षक प्रश्न का उत्तर तो देते हैं और सही उत्तर भी देते हैं, लेकिन वो उस प्रश्न का उत्तर होता ही नहीं है जो प्रश्न पूछा गया था। विद्यार्थी के द्वारा किसी और प्रश्न का उत्तर हो जाता है, क्योंकि भाषा समझ में नहीं आई। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आती है बहुत अच्छी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आती है बहुत अच्छी, लेकिन अगर किसी विद्यार्थी ने एक थोड़ी टूटी फूटी भाषा में भी कुछ बोलने की कोशिश की है, तो उसमें से भी मैं अर्थ निकाल ले जाऊं, इसके लिए भाषा की जितनी पकड़ होनी चाहिए, जितना जी। उसके साथ में रहा हुआ होना चाहिए, जितना अनुभव होना चाहिए, वो अगर नहीं है, तो फिर ये संवाद स्थापित नहीं हो पाता शिक्षक और विद्यार्थी में। ये बड़ी समस्या है, ये भी मुझे बाद में समझ आई। तो मैं आता हूँ जब मूल प्रश्न पर। मूल प्रश्न पे। पटना विश्वविद्यालय में 1979 में मैंने प्रवेश किया एक शिक्षक के नाते, आईआईटी से पीएचडी खत्म करने के बाद। और मेरे महाविद्यालय में ये जो क्लास 11-12 है, वो उसका नाम बदल गया था। उसको पहले हमारे समय में प्री यूनिवर्सिटी कहते थे, और अब वो आईएससी हो गया था, इंटरमीडिएट साइंस, लेकिन है वो वही 11-12। तो वो क्लासेस भी हमें करने को दिए जाते थे, और उसके अलावा जो स्नातक की कक्षाएं होती थी, बीएससी ऑनर्स पास कोर्स, वो भी हमें करने होते थे। और जो एमएससी का विभाग था पटना विश्वविद्यालय का, वो भी मेरे महाविद्यालय के प्रांगण में ही होने के कारण से वो भी कक्षाएं हमें पढ़ाने के लिए कहा जाता था बीच बीच में। तो काफी सारा अनुभव मिला, 11वीं से लेकर के और एमएससी तक का पढ़ाने का अनुभव पटना महाविद्यालय में, विज्ञान महाविद्यालय में मुझे मिला। तो शिक्षा के प्रति या शिक्षण के प्रति तो मेरी बहुत शुरू से ही रुचि थी, और बहुत बहुत बाल्यकाल में ही कहें आप, जब मैं शायद 8वीं-9वीं में पढ़ता होऊंगा, तभी से एक शिक्षक बनना है ये दिमाग के अंदर में और घर कर गया था, और समय के साथ वो मजबूत होता चला गया, और इसलिए शिक्षक तो होना ही था। और जब शिक्षक हो गए तो फिर बहुत बहुत मजा आने लगा। बहुत उत्साह से, बहुत मन लगा करके, और बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके, परिश्रम करके, और आनंद पूर्वक परिश्रम करके, मतलब थकाने वाला नहीं, बहुत आनंद पूर्वक, क्योंकि खुद की मांगी हुई चीज मिल गई थी ना। खुद की मांगी हुई चीज मिल गई थी, जो मांगा था रब ने वही दे दिया। तो बहुत उत्साह से पढ़ाना शुरू किया, और इसलिए रेपुटेशन बहुत अच्छी बनी, है ना, बहुत अच्छी उसकी बनी। पहले साल से ही जो नया लड़का आया है, नया लेक्चरर आया है, वो बहुत बढ़िया पढ़ाता है, ऐसा ऐसा वातावरण बना। लेकिन मुझे पहले साल, खास करके ये क्लास 11-12 वाला जो सेशन था, उसको पढ़ा करके बिल्कुल भी संतोष नहीं हुआ, बिल्कुल भी संतोष नहीं हुआ। क्योंकि प्रशंसा होना अलग बात है, दूसरे मेरा क्या आकलन करते हैं उसके आधार पे वो प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं अपना आकलन जो कर सकता हूं वो दूसरे कैसे कर सकते हैं? जी। मैं तो अपने क्षण क्षण को जानता हूं ना। और मैंने क्या सोचा था, क्या पाया, वो तो मुझे पता है। तो बाहर बाकी के लोग किस प्रकार का आकलन करते हैं, वो अच्छी बात है, वो अच्छा आकलन होता है, प्रशंसा होती है तो अच्छा उत्साह बढ़ता है, जी। उत्साह बढ़ता है, लगता है हाँ ठीक, बढ़िया, कुछ किया, मैंने मेहनत की तो कुछ मिला। लेकिन अपने मन की बात पता होती है अपने को। अपने मन की बात तो अपने को ही पता होती है ना। जी। तो ये 11-12 पढ़ाने के बाद मुझे लगा कि हुआ नहीं, जो काम मैंने उठाया था कि साल के अंत में ये होना चाहिए, विद्यार्थियों के मन में फिजिक्स के प्रति एक प्यार उमड़ना चाहिए, एक उसको अपने जीवन के अंदर में, उनके आसपास में जो सारी फिजिक्स हो रही है वो दिखना शुरू हो जाना चाहिए उनको। और जो समीकरण में पढ़ाता हूँ, जो
परिभाषाएं मैं देता हूँ या जो कुछ भी निष्पत्तियां मैं करता हूँ, उसको वो उसके साथ में जोड़ पाए कि अच्छा मेरे किचन में आज ये हो रहा है तो हम्म, इसके कारण से हो रहा है, और अगर मैं खेल रहा हूँ और कुछ हो रहा है तो इसके कारण से हो रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। जी। तो लगा कि अच्छा भाई चलो, अगले वर्ष कुछ और भी हम्म, परिवर्तन करेंगे अपने पढ़ाने की पद्धति में और कुछ में। वो भी किया, अगले वर्ष भी वही हालत रही, तीसरे वर्ष भी वही हालत रही, चौथे वर्ष, 4 वर्ष अच्छा। मंथन चलता रहा। मंथन हम्म, चलता रहा कि मैं सफल क्यों नहीं हो रहा हूँ, कमी कहाँ है? कमी कहाँ। अच्छा, ऊपर नहीं हो रहा था, बीएससी के समय में नहीं हो रहा था। जिस समय बीएससी की क्लासेस चल रही है उस समय मुझे बिल्कुल लगता था कि हाँ ठीक ठीक, बच्चे हम्म, हमारे जितना मैं चाहता हूँ उतना वो ग्रहण कर रहे हैं, मुझसे वो ग्रहण कर रहे हैं। हम्म, बीएससी में सब कुछ ठीक था, एमएससी के भी क्लासेस जब मिलते थे तो वो भी बड़े अच्छे रहे। लेकिन ये 11-12 का मामला जो है वो हमेशा समस्या मूलक रहा। हम्म, तो फिर इन 4 वर्षों में और एक बात समझ में आई, 4 वर्ष लगे उस बात को समझने में, और वो ये समझ में आई कि मैंने गलती कहाँ पर की। मैंने गलती यहाँ पर की कि जो उसकी एक पाठ्य पुस्तक है भौतिकी की, बहुत ही अच्छी पाठ्य पुस्तक है, बहुत अच्छी पाठ्य पुस्तक है। मैं उसका बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी फिजिक्स बहुत सारी वहां से सीखी है। और वो है रेसनिक हैलिडे के द्वारा लिखी हुई पुस्तक जी। फिजिक्स, सेकेंड एडिशन। मेरे समय में सेकेंड एडिशन था। अब उसमें वॉकर जुड़ गए ग्रेट। हैं, क्रेन जुड़ गए हैं, जी। उनकी किताबें बन गई हैं। पहले केवल 2 ही थे, रॉबर्ट रेसनिक और डेविड हैलिडे, जी। और उनकी लिखी हुई वो फिजिक्स नाम की जो पुस्तक थी उसको मैंने पाठ्य पुस्तक के रूप में सबको खरीदवाई थी। हम्म, और यही था कि बस आप घर जाकर के इसी से इसी को और कर लीजिए। अपना मंथन करेंगे। हम्म, और उतनी अच्छी मेरे को किताब वो जो लग रही थी, जो कि मैंने वहां पर पाठ्य पुस्तक के रूप में प्रस्तावित की थी, उसका प्रथम दर्शन मुझे आईआईटी कानपुर में हुआ था जब मैं वहां पर एमएससी करने के लिए गया था। अच्छा, उससे पहले नहीं पता था? उसके पहले नहीं पढ़ा था। एमएससी करने के लिए जब मैं वहां 1975 ईस्वी में गया था, तब वहां की जो केंद्रीय पुस्तकालय वहां जो था उसके अंदर में वो रखी हुई मुझे दिखी थी, जी। और तब मैंने उसको पहली बार हाथ में लिया था और उलट पलट करने से वो अच्छा लग रहा था। तो फिर वो मैं ले आया था वहां से इशू करा करके, हम्म, और अपनी एमएससी के समानांतर उनका सिलेबस तो पढ़ना था ही, लेकिन हम्म, साथ में अपना एक ये भी। ये करके मैंने उस पूरी किताब को वहां पर पढ़ा था और उसके प्रश्न वगैरह किए थे। और उस समय से ही मैं उस किताब के लिए प्रति बहुत ही श्रद्धा मेरी उमड़ी थी कि मैं कभी पढ़ाऊंगा 11-12 में तो यही मेरी टेक्स्ट बुक होगी। और वही मैंने किया और बुरी तरह सफल रहा। ये किस्सा आपकी किताब के साथ हम लोगों का है सर। और सौभाग्य से हम आपको आज आमने सामने सुन पा रहे हैं। शायद आप हेलिडे और रेसनिक को शायद कभी सुन पाए हो, ऐसा हुआ है क्या आपके नहीं साथ? नहीं 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 तो नहीं। हम आपसे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि जिनकी बिल्कुल। पुस्तक को पढ़कर पढ़ाकर हम लोग आगे जा रहे हैं, उनसे हम आज रूबरू हो पा रहे हैं। तो मुझे फिर अंत में जब उसकी पूरी मैंने विचार विमर्श करके और सोच साच करके कि हुआ क्या, आखिर आखिर हम्म, हो क्या रहा है, लोग तारीफ कर रहे हैं, मैं भी बड़ी मेहनत कर रहा हूँ हम्म, और बड़े प्यार से पढ़ा रहा हूँ, तो जा क्यों नहीं रहा है। तो ये मुझे समझ में आया कि स्कूल के स्टेज पे, नाइन्थ है, जितना आप कम छोटी उम्र में है, 9वीं 10वीं का है, 8वीं का है, 11वीं 12वीं तक है, स्कूल के लेवल पे अगर फिजिक्स पढ़ानी है, हम्म, और शायद अन्य विषयों के लिए भी ये लागू हो, मैं तो फिजिक्स के बारे में जानता हूं इसलिए कह रहा हूँ, हम्म, स्कूल के लेवल पे अगर फिजिक्स पढ़ानी है, तो जो हमारे विद्यार्थी सामने बैठे हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे उनकी जीवन शैली की जानकारी होनी चाहिए, और उनकी जीवन शैली के अनुरूप मुझे फिजिक्स को ढालना पड़ेगा। बिल्कुल। उसकी जो पैकेजिंग है वो उस अनुसार करनी पड़ेगी, क्योंकि फिजिक्स जो है वो इतना जिंदगी से सही जुड़ा बात हुआ है। विषय है कि अगर हम उसकी जिंदगी को नहीं जानते हैं तो उसको फिजिक्स नहीं पढ़ा सकेंगे। मैं पूरी तरह फील कर पा रहा हूं सर उसे। तो ये ज्ञान जब उपजा, जी। और वो जब लगा कि नहीं यही सत्य है,
मेरे में कोई गड़बड़ नहीं है। अगर मेरे बच्चे ठीक ढंग से फिजिक्स के साथ में जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो वो मेरा दोष नहीं है, वो रॉबर्ट रस्निक और डेविड हेलिडे इसके लिए उत्तरदायी हैं। जी। अगर वो नहीं तो फिर क्या? अपने भारत के और पटना, बिहार, इस को अगर हम एवरेज लेकर के चलें, तो इस प्रकार के शहरों में रहने वाले, इस प्रकार की जगहों पे रहने वाले विद्यार्थियों का जीवन जैसा होता है, उससे लिपटी हुई किताब कहाँ है? उसको उठा करके लाना पड़ेगा ना। रश्मि खलीडे को अगर मैं हटाऊं तो उसको लाना तो पड़ेगा किसी को। जी। वो तो कहीं मिली नहीं। वो तो कहीं मिली नहीं। उसके लिए मैंने थोड़ा भ्रमण भी किया था। मैं कहीं जाता था तो वहां के जरूर जाता था, वो बाजार के अंदर में यहाँ कौन कौन सी किताबें चलती है, मध्य प्रदेश में कौन सी चलती है और क्या क्या किताबें उपलब्ध हैं, राजस्थान में क्या है, लेकिन वो तो कहीं मिली नहीं। तो वहां से एक चुनौती स्वीकार करने का वक्त आया। और जैसे कहते हैं कि बहुत शक्ति होती है मनुष्य के अंदर में, ठान ले तो क्या नहीं कर सकता वो। हाँ? और पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं जरूर कर सकता हूँ, नहीं कैसे कर सकता हूँ, मेरे में अपरंपार शक्ति है। तो ऐसा अपने ऊपर पूरा विश्वास हो और फिर उसके पीछे अपनी ताकत झोंक देने की तैयारी हो कि हाँ करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन हाँ ये मैंने ठाना है कि यहाँ तक मुझे पहुंचना है, ये चीज मुझे तैयार करनी है, ये चीज मुझे बनानी है, तो मैं उसको बना के ही छोड़ूंगा चाहे जितनी भी परेशानी आए। तो इस भावना के साथ में कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का की जो परिकल्पना थी वो वहां से आई कि जब नहीं है और मेरे देश को चाहिए, जी, मेरे देश को चाहिए और वो नहीं है, तो मैं करता हूं ना, मैं किस लिए हूं, मैं करूंगा। तो फिर वहां जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स को लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई, मैंने तो ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया उसी समय में 15-20 विद्यार्थियों को लेकर के, क्योंकि उसी के ऊपर मेरे प्रयोग चलते थे। जो कुछ लिखा फिर उन्हीं के ऊपर वो प्रयोग चलते थे कि इसका कैसा असर पड़ता है, उसका कैसा असर पड़ता है। तो किसी को सूटकेस लेके आपने छत पे भी भेजा था क्या नीचे कूदने के लिए? नहीं ऐसा नहीं करता हूँ मैं। ऐसा नहीं करता हूँ, और कम से कम उस समय में तो नहीं ही करता था, अब तो शायद कर भी दूं। लेकिन हाँ ये रहा कि आप जैसे आप तो जो स्वयं उस किताब को पढ़ चुके हैं और अभी आप उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं अपने पढ़ाने के अंदर में, तो आपने देखा होगा कि अमूमन भारत में जो चीजें उपलब्ध होती हैं, वो नदियां होंगी, वो पहाड़ होंगे, वो खेल होंगे, हाँ जी जी। चाहे वो महिलाओं के कानों में लटकती हुई वो बालियां बालियां होंगी, पतंग होंगी, कंचे होंगे, गुलेल होगी, जी, गुलेल। हाँ इनके बंदर होंगे, इनको लेकर के मेरे जो पात्र हैं, उन पात्रों का वो चुनाव करना और उसके आधार पर उन्हीं समीकरणों को, उन्हीं परिभाषाओं को, उन्हीं निष्पत्तियों को उनके माध्यम से सामने लाना। तो जैसे करते हैं हम लोग जब नाट्य कला का उपयोग करते हैं तो एक संदेश लेकर के चलते हैं मन में कि ये संदेश देना है, और वो संदेश देने के लिए हम उन पात्रों का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार का कुछ हो करके ये कॉन्सेप्ट सब बनी। ये एक बहुत बड़ा कदम था इस यात्रा के अंदर, क्योंकि जिस समय बन रही थी उस समय मुझे पता नहीं था कि ये बड़ा कदम है कि छोटा कदम है। उस समय तो ये था कि नहीं है और लोगों को चाहिए, लाना है, लेकिन वो मुझे कुछ पहचान बना करके, मेरी पहचान बना करके देने वाला है, इस भविष्य को तो पता था ही नहीं बिल्कुल भी। जी। तो 8 वर्षों का समय लगा मेरे को। 8 वर्ष? जी, 8 वर्षों का समय लगा। तो सर जब आपने शुरू किया था तब आपको पता था 8 साल लगने वाले हैं? नहीं पता, ये नहीं पता था। जी। और 8 साल में हो जाएगा, इतनी जल्दी हो जाएगा, ये भी नहीं पता था। बस चल पड़े थे, हो मैं जाएगा। इसके लिए बिल्कुल तैयार था कि चाहे जितना समय लगे और चाहे जितना इसके अंदर में जितने घंटे मुझे लगाने पड़े, करना है, जीवन काल के अंदर में कर देना है, निकाल करके जाना है। तो ऐसा ही था। लेकिन करते कराते बहुत सारा डिस्करेजिंग जो इन्वायरमेंट है वो मिला। सभी लोग कहते थे कि तुम पागल हो गए हो,
ये तुम्हारी जो अवस्था है 30-32 साल 35 साल की, इस समय में तो तुम्हें बहुत कुछ अलग करना चाहिए था, ये क्या किताब लेकर के बैठ गए, फलाना वगैरह वगैरह बहुत सारे सुनने को मिला करते थे। लेकिन उन सबसे निरपेक्ष रह करके, हम्म। उन सबसे निरपेक्ष रह करके ये सोच करके कि इनको पता नहीं है कि हम्म। मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। हम्म। वो सभी मेरे मेरे बहुत अच्छे शुभचिंतक, वो इसलिए मुझे ये सब सलाहें दिया करते थे कि उनकी दृष्टिकोण से जी। मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, प्राइम यूथ का समय मैं बर्बाद कर रहा हूँ, इसलिए वो मुझे सलाहें दिया करते थे। तो खैर तो हो गई, उस तक आ गई। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आशा से बहुत ज्यादा हम्म। हमारे देश के शिक्षकों ने, हमारे देश के विद्यार्थियों ने इस किताब को हाथों हाथ लिया। जी। जबकि उस समय में मुझे कोई ऐसे बुलाया नहीं करता था जैसे आज आप बुला रहे हो। उस समय में एचसी वर्मा ये कोई अलग सा नाम नहीं था, वो जैसे रमेश सुरेश होते हैं वैसे एचसी वर्मा भी होते हैं। लेकिन ऐसे को बिल्कुल ने पहले से कोई, हाँ, मेरे जो प्रकाशक हैं उनको जरूर मैं इसका बहुत सारा श्रेय जी। देता हूं, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने पूरे नेटवर्क का इस्तेमाल करके और पूरे देश के अंदर में प्रयास पूर्वक इस किताब को पहुंचाया, तो जी। उनका जरूर आभार है। लेकिन फिर भी एक पहली किताब, एक नई किताब, एक नए ऑथर की किताब, और उसको इतनी जल्दी स्वीकार्यता मिली है, जी। ये मेरे देश के जो विद्यार्थी हैं, मेरे देश के जो शिक्षक हैं, उनकी उनकी समझ को दिखाता है ये। सही तो बात। उनके पास जब ये नहीं थी तो उनको भी पता नहीं था कि हमें इसकी जरूरत है, लेकिन एक बार सामने जैसे ही दिखी उनको समझ आया कि अरे हाँ, यही तो चाहिए थी। यही तो चाहिए। तो इतनी जल्दी इसने सारे बाजार के अंदर में और सब जगह दूर दूर तक इसने अपनी पहुंच बनाई, ये मेरे लिए एक बहुत प्रेरणा का विषय रहा। तो ऐसा चला पटना विश्वविद्यालय के 15 साल के अंदर में, बीच के अंदर में कभी प्रमोशन की बात आ गई, 8 साल के बाद तो एक प्रमोशन हो गया, फिर और 8 साल के बाद दूसरा प्रमोशन होकर प्रोफेसर बनने की बात हो रही थी, लेकिन उसके 1 साल पहले ही मैंने वहां से छोड़ दिया और छोड़कर मैं आईआईटी कानपुर में आकर के मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया। तो पटना का तो मुख्य रूप से ये इतिहास है, और इस इतिहास में कुछ एक दो घटनाएं हैं जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, जी सर, जरूर और जरूर। जो कि आज के कार्यक्रम के साथ में उनका कुछ सामंजस्य भी है। एक तो पहला कि 1982 ईस्वी में, और अपने परिवार के साथ, मेरे बड़े भैया, मेरी भाभी और मेरी बड़ी भतीजी, हम लोग 4 लोग कश्मीर भ्रमण के लिए गए थे। जी। और उस जमाने में ऐसा नहीं होता था कि हम बैठकर ऑनलाइन होटल बुकिंग करें, ऐसा नहीं होता था, हम चले जाया करते थे और और वहां फिर जाके ढूंढते थे। वहां जाके ढूंढते थे। जी। तो हम लोगों का इस प्रकार का था कि हम लोग अनंतनाग को अपना मुख्य बेस बनाएंगे, और और फिर वहीं आसपास घूमेंगे। वहीं से फिर जहां जाना होगा जाएंगे और वापस आएंगे, और एक 10 दिन के करीब अनंतनाग में रह करके और वहां से ही श्रीनगर और बाकी जहां जहां जाना होगा वहां वहां जाएंगे। तो ऐसा ऐसा था। अब हम सब पहुंचे अनंतनाग। अब अनंतनाग में जब वहां पहुंच गए, बस से उतरे, तो उसके बाद लोगों से पूछना शुरू किया कि भाई रहने की जगह बताओ। तो कोई जगह ढंग की मिले ना, जैसा हमको खोजे मिले नहीं। फिर होते हवाते एक मंदिर का हवाला लोगों ने दिया कि आप उस मंदिर में जाओ, उनके पास कुछ होते हैं रहने की व्यवस्था। तो हम वहां पहुंचे। तो वहां पर मंदिर में जो भी उनके पुजारी थे या जो थे, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि हाँ ठीक है, आप ऊपर, बड़ा सा हॉल था, खूब बड़ा सा, और उसमें और कोई था ही नहीं। तो हम 4 लोगों को उन्होंने कहा अपना बिस्तर यहाँ खोल लो और रहो, खाना पीना तो खुद से ही करना पड़ेगा। तो हमने कहा बड़ा अच्छा। तो सवेरे के समय हम लोग पहुंचे थे, 1-2 घंटे लगे होंगे ये सब करने में, और फिर वहां पे सब बिछा बिछा करके अपना सामान रख करके और हम लोग निकले कि चलें अब सबसे पहले तो कुछ खाएं पिए, उसके बाद फिर अनंतनाग की यात्रा शुरू करें। जी। अब हम लोग शुद्ध शाकाहारी जी। और अनंतनाग में जिस भी खाने पीने की दुकान पर जाए जी। तो वहां पर तो शाकाहारी तो कुछ मिले ही नहीं।
शाकाहारी तो कुछ में, हर दुकान के अंदर में तो मांसाहारी भी शामिल है, जी, और हमें तो वो चला नहीं। जी। तो हम ढूँढते रह गए, लोगों से अच्छा। पूछते रह गए, हुँ, और 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे हम घूमते रह गए पूरे अनंतनाग में, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, हुँ, और हमें खाने के लिए नहीं मिला। हुँ, तो लगा कि नहीं, यहाँ तो रहना बहुत मुश्किल है। हुँ, फिर लोगों ने बताया कि हाँ, देखिए यहाँ का जो समाज है, यहाँ हुँ। का समाज कोई भी और शाकाहारी नहीं है। अच्छा। अनंतनाग है, और प्लस कश्मीर में और जो घाटी के आसपास के जगह हैं, उन सब जगह पर चूँकि सारा समाज जो है वो मांसाहारी होता है, हुँ, तो इसलिए आपको कहीं पर भी ये मिलेगा नहीं। हुँ, हाँ, श्रीनगर के अंदर जो टूरिस्ट्स आते हैं, हुँ, उनमें ज़रूर बहुत सारे शाकाहारी भी होते हैं, तो हुँ, वहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि शाकाहारी भोजनालय चलाते हैं। तो आप हुँ। श्रीनगर में जाके ढूँढेंगे तो आपको जी। शाकाहारी मिलेगा। तो एक तो बजट की समस्या थी श्रीनगर में रहना, और अनंतनाग में रहने में बजट का बहुत फ़र्क था। जी। इसलिए भी हम लोगों ने अनंतनाग में रहना सोचा था। श्रीनगर हुँ, में हमें पता था, लोगों ने बताया था कि बहुत महँगा है, महँगा ऐसा है। भी होना भी चाहिए। धरती का स्वर्ग है। हुँ, तो लेकिन अब क्या करते, कोई भोजन के बिना तो नहीं रह सकते थे ना। जी, तो हम लोगों ने फिर शाम को थके-हारे लौटते समय सब्जी की दुकान से टमाटर और मटर खरीदे। ठीक है। कई किलो टमाटर और कई किलो मटर खरीदे, हुँ, और सबने बैठ करके टमाटर और मटर मंदिर में अपनी उसमें बैठ करके खा करके, हुँ, और अपने को थोड़ा सँभाला, और जी, ये तय किया कि कल सवेरे-सवेरे हम लोग यहाँ से श्रीनगर जाएँगे, और ठीक। जो होगा वही होगा। ऐसा हो गया। अब ये कहानी में जो ट्विस्ट आता है, वो सवेरे आता है। हुँ, दूसरे दिन बाकी के 2 लोग सो रहे थे, मैं और मेरे बड़े भैया सवेरे जल्दी उठ करके, हुँ, और ऐसे ही एक सड़क पर टहलने के लिए निकले, मंदिर से नीचे जी, उतर करके और सड़क पर टहलने को निकले। ये तो पता था ही कि बस बाकी दोनों भी उठ जाएँगे तो उसके बाद पैकिंग वगैरह करके और यहाँ से श्रीनगर के लिए प्रस्थान करना है। हुँ, तो सड़क पर जब चलना शुरू किए तो वहीं पास में एक एक घर के ऊपर या एक मकान के ऊपर एक बोर्ड देखा, विवेकानंद केंद्र। जी। तो उत्सुकता हुई कि अच्छा, विवेकानंद केंद्र है, देखिए इसके अंदर क्या-क्या होता है। हाँ, सही बात है। हाँ, तो हमने वहाँ पर नॉक किया, सवेरे-सवेरे का समय था, हुँ, दरवाज़ा अंदर से बंद था, कुंडी खटकाई में हमने, तो अंदर से कोई सज्जन ने दरवाज़ा खोला, नमस्ते की। तो हमने अपना परिचय दिया कि ये हम लोग पटना से आए हैं भ्रमण के लिए, और यहाँ विवेकानंद केंद्र का आपका बोर्ड देखा, तो उत्सुकता हुई कि क्या-क्या होता है यहाँ पे, क्या कार्यक्रम होते हैं। तो वो अंदर ले जाके उन्होंने बिठाया बहुत प्यार से, और उन्होंने सब अपने बारे में बताया कि हम लोग क्या-क्या कार्यक्रम करते हैं, कैसा है, ये है, वो है। फिर हमसे उन्होंने पूछा कि आप आए हैं तो क्या कार्यक्रम है, कहाँ घूमना है, कहाँ जाना है, कोई समस्या है क्या? कुछ हमारी कुछ आवश्यकता है क्या? तो समस्या तो हमने अपनी समस्या उनके सामने रख दी, रख दी। और ये बताया कि हम लोग अब श्रीनगर जा रहे हैं आज, हुँ, वहाँ पर। तो हमारी वो सारी बातें सुन कर के, हुँ, वो जो थे वहाँ पर विवेकानंद केंद्र के जो व्यवस्थापक, जी, उन्होंने कहा कि वर्मा जी, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसे नहीं हो सकता है। आप अनंतनाग से ऐसे कैसे चले जाएँगे? हुँ, आप जितने दिन का प्लान यहाँ बना करके आए हैं, आप उतने दिन रहे। उतने दिन यहाँ रहिए। मैं देखता हूँ कि आपकी खाने-पीने की क्या व्यवस्था हो सकती है। वाह! हाँ, और उन्होंने बहुत ज़िद की कि नहीं, वो मैं तो छोड़ूँगा ही नहीं अब आपको। हुँ, जी, और उन्होंने सचमुच मेरे बिल्कुल पैरों में जंजीरें डाल दी कि ऐसे कैसे चले जाएँगे? हुँ, अब इतनी इतनी मजबूत वो बेड़ियाँ थी प्यार की, कि हम उसको हुँ, झिटक नहीं सकते थे। हुँ, और फिर उनके साथ हमारा पूरा प्लान बना, और फिर हमने ये कहा कि ठीक है, अगर आप इतना ही करते हैं,
तो आप मेरे शाम के भोजन की व्यवस्था करो। दिन भर तो हम घूमते फिरते रहेंगे, कुछ कर लेंगे, जी कुछ भी कर लेंगे, टमाटर ही खा लेंगे। जी शाम के समय एक बार भरपेट भोजन मिल जाएगा तो 24 घंटे के लिए तो चलेगा काम। जी तो उसके बाद उन्होंने जो व्यवस्थाएं की, अद्भुत। 8 बजे का समय तय हुआ कि हम कहीं भी घूमे फिरें, 8 बजे अपने मंदिर पे आ जाएंगे हम्म और वहां पर कोई व्यक्ति होंगे, हम्म हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हम्म। वो आपको अपने घर पे लेके जाएंगे अच्छा। और उनके घर पे आपका भोजन होगा जी। और अलग अलग दिन अलग अलग घरों पर भोजन होगा। हम्म और आपका जिस दिन जहां भी भोजन होगा उसके हम्म। पहले के 24 घंटे से उस हाँ घर के अंदर में कोई भी हाँ। सामिष्ट चीज नहीं आएगी। क्या? क्योंकि बहुत। जी कोई भी घर ऐसा नहीं है वहां पर जो कि शाकाहारी हो। जी। लेकिन मुझे आना है तो उसके 24 घंटे पहले से उस घर के अंदर ये प्रतिबंध रहेगा कि बर्तन वगैरह सब कुछ ढंग से साफ किए जाएंगे, ऐसा वैसा वो पूरा बताया होता है वो। और वैसा ही हुआ। हम वहां पर प्रतिदिन किसी एक नए घर में जाते थे और वहां का परिवार जिस तरीके से हमारे साथ में बैठ करके और बहुत प्यार से और बहुत आदर से और बहुत स्नेह से उन्होंने जिस तरह हमें भोजन कराया, जिस तरह हमारे हाथ धुलाए, जिस तरह से बातें की, हम्म वहाँ की संस्कृति के बारे में बताया, कैसे कैसे लोग यहाँ पर काम करते हैं वगैरह, वो अद्भुत था, अद्भुत था। हम्म तब मुझे ये एक बहुत मेरे जीवन का बड़ा मोड़ था ये हम्म। मेरे जीवन का एक बड़ा मोड़ था। विवेकानंद जी की पुस्तकें पढ़ करके जो समझ में नहीं आ सकता था, वो वहां जाकर समझ में है। समझ में आ गया थी। वो जो एकात्मता है, जी। वो जो एकात्मता है कि जितने लोग हैं, जो प्रकृति है, हमारा वातावरण है, सराउंडिंग है, जो लोग हैं, वो सब अलग अलग नहीं है। एक ही। उन सब में कहीं ना कहीं एक सूत्र है, वो एक आत्मता का वो भाव वहां पे जगा और उसने मुझे बहुत मदद की। क्योंकि उसके बाद सारी मेरी जीवन धारा जो है वो इस ओर मुड़ गई कि जितने लोग हैं, जितने मेरे विद्यार्थी हैं, जितने आसपास में लोग हैं, जिनसे भी मैं करता हूँ, उसमें रहने वाले लोग होंगे या हमारे यहाँ सब्जी बेचने आने वाले लोग होंगे या हमारे लिए रिक्शा चलाने वाले लोग होंगे, वो सब मेरे अपने हैं। जी। ये भाव जो है वो बहुत सुदृढ़ हुआ उस एक घटना से। और फिर वहां से एक यात्रा की अलग शुरुआत हुई कि अपने क्लासरूम में केवल अच्छी पढ़ाई करना है और अच्छे शिक्षक होने का हम्म तमगा लेना है, ऐसा हम्म नहीं है। ये हम्म पूरा जो समाज अपना है, जिससे भी हम, जिसके साथ भी हमारा इंटरेक्शन होता है, जिसके साथ भी हम समय बिताते हैं, वो भी हम्म मेरा ही है। उसके दुख दर्द मेरे दुख दर्द हैं, उसके हम्म साथ मुझको रहना है। उसी के कारण से फिर आगे भविष्य के अंदर में ये शिक्षा सोपान और ये छोटे छोटे बच्चों जो हमारी क्लास में नहीं है, न जी। मेरा कॉलेज कहता है कि इन्हें पढ़ाओ, न मेरा इंस्टीट्यूट कहता है कि इन्हें पढ़ाओ, लेकिन फिर भी उन छोटे छोटे बच्चों के साथ में उनकी पढ़ाने की व्यवस्था करना, उनके लिए नए नए एक्सपेरिमेंट्स खड़े करना। जिन स्कूलों में मैं देखता हूँ कि इस स्कूलों के अंदर में पढ़ने का वातावरण नहीं है, नहीं है। वहाँ के शिक्षक जो हैं उनको भी जरूरत है कुछ और जानने की, तो उनके साथ में काम करना, ये सारी जो यात्रा रही वो हम्म। वहां से निकल कर के आई। और इस प्रकार की और भी कई सारी घटनाएं हुई। एक एक और घटना मैं बता दूं, उसके जी बाद एक सर, और जरूर घटना जरूर। बताऊंगा। वो मैं आसाम के हाफलोंग में गया था। जी। आसाम में हाफलोंग नाम की एक जगह है, वहां पर मैं गया था और वहां पर नगा जनजाति की एक बस्ती है और उस बस्ती में एक विद्यालय चलता है जो कि कुछ बिहार के लोग थे जिन्होंने कि वहां पर हम्म जा करके और उस विद्यालय को प्रारंभ किया था। और हम्म वहाँ के जो आसपास के बहुत सारे गांव थे अलग अलग, हर गांव से बच्चों को उन्होंने ला करके वहाँ पे रखा था। हम्म। वहाँ पे फिर उनकी पढ़ाई होती थी, तो वहाँ पे मैं गया और वहाँ मैंने 4-5 दिन बिताए उन लोगों के साथ में। जी। तो उस समय में उनके गांव में ऐसे ही घूमने के लिए शाम के समय गलियों में निकल जाया करते थे, इधर उधर देखा करते थे। तो वहां पर जो गांव का प्रधान, उसको गांव बूढ़ा कहते हैं, बिल्कुल भी गांव बूढ़ा, बूढ़ा। हाँ उसका नाम, उस पद का नाम है गांव बूढ़ा।
है ना, वो जो गांव बूढ़ा जो थे सज्जन, वो बिल्कुल भी बूढ़े नहीं थे वो। हाँ, हाँ, वो पद का नाम है गांव बूढ़ा। गाँव बूढ़ा। हाँ, गांव प्रधान जैसे हम लोग कहते हैं, ऐसे वो गाँव बूढ़ा। वहाँ गांव बूढ़ा कहलाता था। और वहाँ तो उनकी भाषा अपनी अपनी उनकी भाषा है, वो तो हिंदी या ये सब जानते नहीं। जी। तो मेरे साथ जो व्यक्ति थे, जो उनकी भी भाषा जानते थे और मेरी भी भाषा जानते थे, हम्म। वही हमसे बातचीत करवा रहे थे। तो बहुत सारी बातें हुई। हम्म। एक प्रश्न मैंने पूछ दिया उनसे, हम्म। और वो प्रश्न ये था कि मैं इस बस्ती के अंदर में घूमा पिछले 2 दिन 3 दिन में, हम्म। और मैंने कई घरों में दरवाजे बंद और उसकी जंजीर ऊपर कुंडी में लगी हुई जी। है ना, बाहर से कुंडी जो है ऊपर जो जंजीर लगी हुई। लगी हुई, ऐसा मैंने कई जगह 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 देखा। अब या तो ठीक है, बंद है तो बंद है, या खुला है तो खुला है, लेकिन कई जगह पर ऐसा देखा कि कुंडी जो है सो बाहर से ऊपर लगी हुई है, मतलब अंदर कोई नहीं, कोई बंद करके गया है। तो ऐसे ही यहाँ पर लोग चले जाते हैं कुंडी चढ़ा करके, और कोई ताले नहीं लगाते, ऐसा मैंने उनको प्रश्न पूछा। जी। तो मैं ये सोच रहा था कि इस समाज के अंदर में इतना विश्वास है, और वहां पर इतनी ईमानदारी, कोई किसी की चीज चुराता नहीं है, इसलिए ताले नहीं लगते हैं। जी। तो ये मेरे को इस तरह की कोई बात बताएंगे, जी। मेरी कल्पना थी कि ये बताएंगे कि अरे ऐसा थोड़ी है कि किसका डर है भाई, सब लोग इतने अच्छे हैं, कोई चोरी तो हम लोग, कोई हम में से कोई भी चोर नहीं है, कोई भी किसी की चीज नहीं चुराता है, ऐसा कुछ बताएंगे, ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन उन्होंने उससे बहुत आगे बढ़ करके बताया, जी। और वो भी मेरे लिए एक मार्गदर्शक तथ्य बन गया। उन्होंने बहुत आश्चर्यपूर्वक पहले तो मुझे देखा। बहुत ये क्या आश्चर्य पूछ से, रहे हैं? हाँ, बहुत आश्चर्य, कैसा गलत सवाल पूछ रहे हैं, इस भावना से उन्होंने मेरी तरफ देखा, आंखें बिल्कुल चौड़ी चौड़ी करके। और उसके बाद उन्होंने कुछ जल्दी जल्दी कुछ बोला, और फिर जो मेरे साथ मित्र थे उन्होंने उसको मेरे को समझाया कि वो क्या कह रहे हैं। उनकी दीवार के ऊपर और हाँ। एक अच्छा सा एक वस्त्र पहनने का लटक रहा था, शेरवानी तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हाँ कोई बढ़िया सा अच्छा सुंदर सा वस्त्र इस प्रकार का लटक रहा था। और उसकी तरफ दिखा करके वो अपना प्रश्न बता रहे थे कि देखो ये यहाँ पर ये चीज पड़ी हुई है, जी। अगर मैं चला जाऊं घर से बाहर और ताला लगा दूं, और पीछे से मेरे गांव में किसी को इसकी जरूरत पड़ जाए, अरे। तो कैसे लेगा वो? वो कैसे लेगा? उसका काम तो रुक जाएगा। जी, उसको सोच भी नहीं कहीं सकते। उसको कहीं जाना हो, और जी। उसको मालूम है कि हाँ मेरे घर में ये चीज है, और इसको हाँ। पहन करके जाना है, और मैंने ताला लगा दिया। जी। ये तो सुनकर के मुझको, मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि ये हम्म। इतना विकसित समाज है ये। हम्म। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, जो है पूरे गांव का ही है। जिसको इसकी जरूरत हो जाए, ये मेरे घर में रखा हुआ है, बस ये मेरे घर में रखा हुआ है, हर किसी का अधिकार है इसके ऊपर। और कुंडी चढ़ा के मैं गया हूं, इसका मतलब है कि न मुझे बताने की जरूरत है, और न मुझसे पूछने की जरूरत है, न मुझे सूचना की देने की जरूरत है। वो उनका पूरा अधिकार है, उनको मालूम है कि हाँ यहाँ पर अपने घर में जैसे मुझे पता रहता है कि इस अलमारी में ये चीज रखी हुई है, उस तरह से उनको पता है कि हाँ इस घर में ये चीज रखी हुई है। तो संपूर्ण मेरे घर की जो भी संपत्ति है कपड़े लत्ते सहित, वो पूरे गांव की संपत्ति है। और पूरे गांव का कोई भी व्यक्ति जिसको जरूरत है, मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, आओ ले जाओ, जरूरत है तो इस्तेमाल करो। इस प्रकार की कई सारी घटनाएं जो हैं, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं इन भावनाओं से, उदात्त भावनाओं से जुड़ करके अपना जीवन बिताऊं, अपना काम करूं। और उसके कारण से जो काम हुए, वहां से फिर शायद किन्हीं को समझ आया हो कि ये पद्मश्री के लिए इतना काफी होता है। मैंने तो कोई पन्ना साइन किया नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था। वो 24 जनवरी को जब दिल्ली से मिनिस्ट्री से फोन आया, उन्होंने मेरा नाम पूछ करके बताया कि आपका पद्मश्री के लिए चयन हुआ है, तो मैंने कहा कि आपने रॉन्ग नंबर लगा दिया है।
ये कोई और होंगे। मुझे बिल्कुल हवा नहीं थी कि ऐसा कुछ चल रहा भाव है या ऐसा कुछ चल रहा है हम्म। ना? तो लेकिन मेरे ख्याल से ये जो तरह तरह की बातें बीच बीच के अंदर में होती रही, जिससे कि जीवन को दिशा मिलती रही और दिशा के कारण कुछ सार्थक काम होते रहे, तो जी उन्हीं कामों ने फिर यहाँ तक पहुंचाया कि आज सब लोग कहते हैं कि हाँ भाई कुछ तो हो रहा है। जी सर। तो मैं कुछ और प्रश्नों की तरफ, जी 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 अभी बहुत सारे युवा, बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स अभी हमें सुन रहे हैं सर, और अधिकतर लोग अपने बहुत सारे प्रश्न भी लिख रहे हैं। हम, अगर हमारे पास आखिरी में समय बचेगा तो कुछ प्रश्न भी लेंगे।